हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी को मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए वर्कशीट 2020-21 की। ये आपकी क्लास 7 की विज्ञान हिंदी माध्यम की मार्च माह की वर्कशीट। इसको हम पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पूरी वर्कशीट का A to Z सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको विद्यार्थी के लिए जो निर्देश दिए गए हैं ये आपको फिल कर लेना है। नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, कक्षा, ये आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अब देख लेते हैं अपने काम की बात, अपने आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसे घुटने में चोट लग गई। चोट लग जाने से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित है। बूझो के इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा इनके आंसर आपको इसी से पढ़कर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर आपको देना है, रक्त का थक्का जमने के कारण रक्त का बहना रुक जाता है। जब ब्लड का क्या होता है, थक्का जम जाता है तो ब्लड का बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो इसमें आपको आंसर लिख देना है, रक्त में हीमोग्लोबिन होने के कारण यह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके नाम बताना है। तो रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लाज्मा, ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं? तो इसका आपको आंसर लिख देना है, प्लेटलेट्स। इसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीकों की सहायता से बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। साथ ही आरेख में यह प्रदर्शित कीजिए कि किस परिस्थिति में विद्युत बल्ब दीप्त होगा। तो इसमें आपको ये चित्र जो दिए गए हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस में आपका परिपथ है विद्युत बल्ब दीप्त होगा यानी जलेगा। बंद विद्युत परिपथ आरेख, तो इसमें खुला विद्युत परिपथ आरेख, तो इसका आंसर आपको लिख देना है बंद। तो इनमें से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनके आंसर आपको देना है। अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक आपको उपयोग लिखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, इनका उपयोग आपको लिखना है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने में प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका भी आपको आँख, कान, नाक, गला के परीक्षण में किया जाता है और इसका लेंस का भी दोनों में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, चाल, दूरी तथा समय के बीच संबंध बताइए। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। तो ये आपको लिख देना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट है, यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, कैसा बनेगा? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीक होगा। जो बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतीकात्मक होगा, यानी क्लियर नहीं होगा लेकिन उसी तरीके का प्रतीक बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपको पहला साधारण पानी, गुनगुना पानी, ठंडा पानी लेना है। इसके बाद आपको लिखते जाना है कि किसमें क्या परिवर्तन हुआ। साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, ठंडे पानी में देर में पिघलेगी। तो ये आपका परीक्षण करके देखना था, लिखना था।
नेक्स्ट है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। जब अत्यधिक प्रदूषण होता है, धूल भरी होती है, तो ये आपका जो छींक आती है क्यों आती है ये आपको लिखना है। क्योंकि धूल युक्त कण नाक के रोम में फंस जाते हैं। कभी कभी ये कण नाक गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की पत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फेंकी बनाइए व फिरकी को तेजी से घुमाइए। आपको रंग कैसा दिखाई देता है, अपना अनुभव लिखिए। तो आपको इसका आंसर लिख देना है, फिरकी को तेजी से घुमाने पर तो वर्ण रंग आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफ़ेद सी प्रतीत होती है। इस गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिख देना है, यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। जब आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होने पर उपापचन हो जाता है। कभी कभी उपापचन कष्टदायक होता है। उपापचन से मुक्ति पाने के लिए MgOH जैसे प्रतिअम्ल लेते हैं। यह अम्ल प्रभाव को उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म करते हैं, इसका कारण क्या है। सर्दियों में लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों शरीर गर्म रहता है, ये आपको लिखना है। तो आपको इसका आंसर लिख देना, ऊनी ऊष्मारोधी होते हैं। इनके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर को ठंडा परिवर्तन करने की और विकसित होने से रोकती है। हमें उष्णता का अनुभव होता है। तो जो ऊन होती है इसके कारण वायु के कण जो होते हैं वो सीधे शरीर में नहीं जा पाते और इस जो हवा नहीं जाती तो हमें सर्दी नहीं लगती और शरीर गर्म बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया है, आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर, बाएं हाथ की स्थिति के आधार पर। तो आपको इसका लिख देना है, आकार के आधार पर समान आकार का होना, प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होना पर होता है जितना कि दर्पण प्रतिबिंब की दूरी पर। नेक्स्ट आपको पॉइंट लिख देना, तो दर्पण में बायां और यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में सीधा हाथ दिखाई देता है। आपने कभी देखा होगा जब आप ऐसे सीधा हाथ करेंगे तो इसमें उल्टा हाथ दिखाई देता है आपका दर्पण में, तो वही आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज़ पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक सभी वर्णों को लिखिए और दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में क्या परिवर्तन हुआ ये बताइए। तो ए का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद आपका एच का परिवर्तन नहीं होगा और बाकी के जो परिवर्तन होंगे वो आपके उल्टे हो जाएंगे। तो इसको आपको देखकर लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कार में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस आपका आने वाला है, इसको आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने में भौम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि भौम जल स्तर नीचे गिर जाएगा तब क्षोभ मंडल स्तर परतों से नीचे चला जाएगा, फिर इसमें से जल नहीं निकाल सकेंगे, यानी कि पानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। वर्षा जल अन्य स्रोतों से जैसे नदियों और तालाबों से रिक्त स्थानों और में भर देता है, अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो ये इस तरीके से आपको ये वर्क कार का पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया गया है, इसको भी आपको कर लेना है अच्छे से। तो ये था आपका पूरा का पूरा वर्कशीट का सॉल्यूशन। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।